Good morning, students. Welcome to Learners Academy. And this is exercise number 13.3, part 2 for you. 13.3. Exercise number 13.3 of your chapter number 13 probability का सेकेंड पार्ट आज हम कर रहे हैं. इससे पहले इस टॉपिक, अच्छा टॉपिक का नेम 13.3 पार्ट 2. What is the name of the topic? Let's recall it. Total probability or Total Bayes' probability. theorem, Probability. of course. Probability एंड साथ में क्या चल रहा है? बेस थ्योरम. ठीक है. एंड क्वेश्चंस टोटल प्रोबेबिलिटी के कम ही है या है ही नहीं, ऐसे मानो नेग्लिजिबल है. सारे क्वेश्चन बेस थ्योरम पे बेस्ड हैं, बट बेस थ्योरम के अंदर भी टोटल प्रोबेबिलिटी तो लग ही रहा है, निकाल ही रहा है ना. तो इसको अपन कुल मिला के इग्नोर नहीं कर सकते, साथ के साथ ही चलेगा पूरा टॉपिक, राइट. दोनों टॉपिक साथ में चलेंगे. ठीक है. तो पार्ट 1 में हमने, अच्छा इससे पहले अपन ने एक इंट्रोडक्शन पार्ट किया है इस टॉपिक पे, बेस थ्योरम पे, परसों की क्लास में. कल अपन ने एक्सरसाइज स्टार्ट करके यहाँ तक किया है और आज अपन इसको खत्म करेंगे. तो इन ऑल देयर आर 3 वीडियोस रिलेटेड टू एक्सरसाइज नंबर 13.3. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन एंड द 2 पार्ट्स विल बी ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक है. चलिए, तो जो बच्चे पहले के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो या डे बिफोर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट. अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. स्टार्ट करें. ये गेट खोल दो खुशी, आज बहुत ज्यादा सफोकेशन नहीं हो रहा. Okay, let's see. A factory has two machines. A factory has two machines, A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items of the output and machine B produced 40% of the items of the output. Further, 2% of the items were produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. Okay, fine. All the items are put into one stockpile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. What's the probability that it was produced by machine? तो इस क्वेश्चन को पूरा एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो एक फैक्ट्री ओनर के पास दो मशीन है, मशीन ए एंड मशीन बी, राइट. और मशीन ए जो है वो जितने भी टाइम मशीन चलाता है अपनी, तो 60% टाइम तो मशीन ए चलाता है और बचे हुए 40% टाइम्स वो मशीन बी चलाता है. कुछ आइटम्स यहाँ से निकलते हैं, कुछ यहाँ से. इसके टोटल प्रोडक्शन का 60% आइटम्स कहाँ से निकलते हैं? मशीन ए से. एंड मशीन बी से कितना निकलते हैं? 40% आइटम्स निकलते हैं. तो देखो इन दोनों का सम 100 हो रहा है, यहीं से पता चल जाता है कि ये E1 और E2 होंगे, क्योंकि प्रायोरी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा ही होगा. ठीक है, एक हिंट मिला हमको. अब जो मशीन ए से आइटम प्रोड्यूस होते हैं, 2% चांस है कि वो डिफेक्टिव होते हैं. मतलब उसके 2% आइटम डिफेक्टिव होते हैं, तो चांस भी 2% ही हो गए ना, समझ गए भाई. 100 आइटम प्रोड्यूस करेगा तो 2% डिफेक्टिव, मतलब 2 आइटम आउट ऑफ टोटल 100%. तो कुल मिला के प्रोबेबिलिटी कह सकते हो आप 2% को, है ना. चांसेस हैं कि 2% चांसेस हैं कि वो आइटम डिफेक्टिव होगा. और मशीन बी से जो आइटम्स प्रोड्यूस होते हैं, 1% ही चांस है कि वो आइटम डिफेक्टिव होगा. अब सारे के सारे आइटम्स मशीन ए से भी हो गए, बी से भी हो गए, सबको मिला के अपन एक स्टॉक पाइल में एक ही जगह ढेर लगा दिया. अब उसमें से एक मान लो कोई है ना, वो आते हैं ना इंस्पेक्टर लोग, सैंपल लेने आए इंस्पेक्टर लोग, चेक करने की डिफेक्टिव तो नहीं है कोई आइटम. तो उनमें से सारे स्टॉक पाइल में से एक आइटम निकाला उन्होंने, निकाला तो सब वही डिफेक्टिव निकल गया. ठीक है, वही डिफेक्टिव निकल गया. अब ऑनर हो गया नाराज, क्योंकि उसका जो टेंडर वगैरह जो भी पास होना था वो पास नहीं हो पाया, क्योंकि सैंपल लेने आता है तो वो तो एक आइटम निकालता है, अगर पास तो पास, फेल तो फेल. अब उसमें डिफेक्टिव भी थे, तो उसने वो डिफेक्टिव आइटम निकाल लिया बाई चांस और वो फेल हो गया. तो ऑनर नाराज. ऑनर ने कहा बुलाओ दोनों मशीन्स को, किसने पैदा किया ये डिफेक्टिव आइटम्स. तो अब वो जानना चाहता है कि ये जो डिफेक्टिव आइटम है मशीन ए से निकला है या बी. जला दो उस मशीन को. ठीक है, ऐसा उसने पैगाम जारी कर दिया कि पता लगाओ पहले तो किसने ये डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया. अब देखिए, मशीन बी तो 1% आइटम ही प्रोड्यूस करती है डिफेक्टिव, और मशीन ए क्या करती है? 2%. तो कई बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि सर जब ये कम करती है तो पागल है, सारे आइटम बी से ही बनवा लेता, है ना. भाई कम करती है ना डिफेक्टिव, वो ज्यादा करती है, तो मशीनें रखी क्यों रखी इसमें? फेंको इसको. मशीन बी ले आओ, दो मशीन ले आओ, मशीन बी ऐसे 2 मशीन ले आओ. वो 1% प्रोड्यूस करती है तो आपके चांसेस कम हो गए. लेकिन वो आउटपुट भी ज्यादा दे रही है, चेक करो. वो आउटपुट भी ज्यादा दे रही है, 60% आइटम्स वो प्रोड्यूस, मतलब वो तेज चलती है, से मानो वो तेज चलती है तभी तो वो 2% इफेक्टिव देती है. भाई जिसके साथ स्पीड होगी उसकी एक्यूरेसी कम होगी, और जिसके साथ स्पीड नहीं होगी उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी. सिंपल सी बात है ना. प्लस क्या होता है कि जैसे अब ये फैक्ट्री सिस्टम जो होता है उसमें कॉस्ट भी देखी जाती है ना. क्या देखी जाती है? कॉस्ट. मान लो 2 लेबर हैं, मोहन और सोहन. अब मोहन जो है कम तनख्वाह लेता है,
लेकिन गलतियां ज्यादा करता है। सोहन जो है ज्यादा तनख्वाह लेता है लेकिन गलतियां कम करता है ना, डिफेक्टिव कम निकालता है। इसका मतलब थोड़ा नहीं कि सोहन ही सोहन जैसे भर दिया हमने, वो तनख्वाह भी तो ज्यादा ले रहा है, कॉस्ट भी तो देखनी पड़ेगी ना। पता चले कि जितने जितना प्रोडक्शन, जितना मैंने प्रॉफिट जो मैंने सेल करी उसमें से उससे ज्यादा तो कॉस्ट ही लग गई, उससे ज्यादा तो मजदूरी दे दी मैंने, क्या कमाया फिर। तो प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटो ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे सबसे मेन चीज होती है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है। अभी अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्राम, उसमें सब कुछ यही है कि कैसे मैक्सिमाइज करें प्रॉफिट को। उसमें क्या होता है, बैलेंस करना होता है। आपको मोहन को भी रखना पड़ेगा, आपको सोहन को भी झेलना पड़ेगा। इस और उस लेवल में इनसे काम कराओ भाई, आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर? ओके चलो, अभी हाल फिलहाल हम लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम में नहीं है, अभी हम प्रोबेबिलिटी पे, तो हमको पता लगाना है। हाँ यही क्वेश्चन है, टोटल यही क्वेश्चन है। हाल फिलहाल तुमको पता लगाना है कि मशीन बी से प्रोड्यूस हो, इस बात की क्या चांसेस है। तो लेट्स से E1 E2 हाइपोथेसिस मान लूं मैं। E1 तो मान लेता हूं, क्या E1 मान लेता हूं कि item is produced, what is the way it was produced by, item is produced by machine A, item is produced by machine A, and E2 will be item is produced by machine B। और A इवेंट मान लेता हूं मैं कि डिफेक्टिव मिला है ना, आइटम इज फाउंड डिफेक्टिव, आइटम इज फाउंड, या जो भी उसने जैसा वर्ड उसने यूज किया है, एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव है ना, आइटम इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। हो गए, तीन ही इवेंट्स माने जाते हैं, ये चार ज्यादा ज्यादा, ये तीन इवेंट्स मैंने मान लिए। ठीक है, डन। अब चार्ट बना दूं मैं इसके बाद, लेट्स सी। ओके, तो देखो मेरे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मशीन ए है एंड मशीन बी, लेट्स से ये मशीन ए है और ये मशीन बी है। ठीक है, मशीन ए से वो आइटम प्रोड्यूस हुआ है, इसकी जनरल प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। और मशीन बी से वो आइटम जनरेट हुआ है, इसकी प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी या जनरल प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। आपको गिवन है कि 60% तो मशीन ए निकालती है और 40% मशीन बी निकालती है ना। सो 60% को शॉर्ट में कन्वर्ट करके 3/5 लिख सकता हूँ, राइट। और 40% को शॉर्ट में कन्वर्ट करके 2/5 लिख सकता हूँ, 20 से काट देता हूँ, कोई डाउट नहीं। चलिए, अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा डायग्राम गलत बना दिया ना, इस टाइप का बनाना चाहिए था। एक काम करो, स्ट्रेट तो हम बाद में आएंगे ना, पहले तो डायगोनली जाएंगे, है ना। लेट्स से ये स्टॉक पाइल है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, स्टॉक पाइल जिसमें सारे आइटम रखे हुए हैं, फाइन। ये है मेरा स्टॉक पाइल, यहाँ पे सारा ढेर रखा हुआ है जहां से सैंपल लेना है। अब इंस्पेक्टर ने सैंपल निकाला, तो या तो चांसेस है वो ए से बना होगा जो निकला हुआ है, या फिर वो बी से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये मैंने निकाल दिया, कितना, 3/5 एंड 2/5। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर इससे बना होगा तो डिफेक्टिव आने के चांसेस, और इससे बना होगा तो डिफेक्टिव आने के चांसेस, यही होगा। तो अगर इससे बना हुआ होगा और डिफेक्टिव आने के चांसेस निकाल रहे हो तो उसको क्या कहोगे, इसको कहोगे क्या, मान लो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होना है ए, है ना। तो डिफेक्टिव आ गया और प्रोवाइडेड दैट वो E1 से बना था, तो इसको क्या कहेंगे, कितना परसेंट है कि वो डिफेक्टिव देती, 2%, है ना। 2% है तो 2% को हम क्या कहेंगे, 0.02, यस। या फिर 2% को ऐसे लिख दो ना, 2/100। ठीक है, 2/100 लिख लो, ठीक है। चलिए, तो प्रोबेबल उसको भी अपन ने फ्रैक्शनल लिखा है ना, पीछे वाली को भी, A on E2, इसके क्या चांसेस हैं, 1%, तो 1/100, ठीक है, डन। नाउ व्हाट, अब आपको फाइनली डिफेक्टिव आइटम तो मिल ही गया, यानी ये ए इवेंट तो घटित हो ही गया टोटल प्रोबेबिलिटी से। तो अब आपको रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, ठीक है, निकालें। सो नाउ बाय यूजिंग बेस थ्योरम हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि प्रोबेबिलिटी आइटम इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, नहीं मुझे क्या चाहिए कि कौन सी मशीन से, मतलब E1 से बना था इसके चांसेस, नहीं E2 से बना था ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आइटम वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, और प्रोवाइडेड दैट या गिवन दैट इट इज डिफेक्टिव, है ना, गिवन दैट की डिफेक्टिव तो हो चुका है। आज का पहला क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में करते हैं फिर अभी खींचेंगे गाड़ी को, ठीक है। दैट इज, इसको क्या कर सकते हो आप, E2 on A, ठीक है ना। बोलो बाय फॉर्मूला क्या होता है,
E2 वाला ही लेंगे ऊपर अपन, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय A on E2, A on E2, ठीक है ना। अब E1 और E2 दो रस्तों का सम है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A on E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A on E2, E2 ऑन है तो निकालना है ना, ठीक है, डन। चलिए आ जाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है, 2/5, 2/5 इंटू A on E2 कितना है, 1/100, और ऊपर पहले रास्ते से क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, 3/5 इंटू 2/100 प्लस ये जो ऊपर रखा हुआ है एज इट इज 2/5 इंटू 1/100, तो 105 105 105 तीनों से उड़ाओ, कैलकुलेशन तो इसमें बिल्कुल बच्चों वाली आती है। आंसर आ जाएगा, ऊपर तो 2 बचा, नीचे क्या बचा, 3 2 6 प्लस 2 8, सो 2/8 दैट इज 1/4। चेक करो आंसर। सही है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आ गया ना, ओके ठीक है, चलो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब सारे क्वेश्चन करीब करीब सेम ही तरीके के हैं, एक आध को छोड़ देता हूँ। हाँ, पूछेगा तो रिवर्स ही, लेकिन क्वेश्चन की टेक्निक भी सेम ही है, ये मशीन वगैरह यही सब है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग, कंपीटिंग मतलब लड़ना होता है, कंपटीशन में उतरना होता है ना, फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्शन डायरेक्टर्स ऑफ ए कॉर्पोरेशन। कोई कंपनी है, कॉर्पोरेशन है कोई, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनने के लिए दो ग्रुप लड़ रहे हैं, दो ग्रुप लड़ रहे हैं ना, दो ग्रुप हैं जो कंपीट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे मान लो कि निवाई नगर पालिका चुनाव है और कांग्रेस और बीजेपी लड़ रहे हैं, बोर्ड बनाना है उनको, या तो कांग्रेस को बनाना है नगर पालिका में बोर्ड या फिर बीजेपी को बनाना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विल विन, इनकी प्रोबेबिलिटीज भी दे दी कि पहला ग्रुप जीतेगा, इसकी चांसेस हैं 0.6, दूसरा ग्रुप जीतेगा, इसके चांसेस 0. दोनों का सम 1 आ रहा है, यहीं से हिंट मिल गया कि भैया यही हाइपोथेसिस है, ठीक है। नाउ व्हाट, further if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3 if the second group wins, ठीक है। अगर एक ग्रुप जीत गया और बोर्ड बन गया एक ग्रुप का, तो फिर वो एक ग्रुप बनने के बाद डेवलपमेंट या विकास भी करेगा या नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, इसके चांसेस हैं 0.7, ठीक है। और जो दूसरा ग्रुप जीते लेट्स से, और वो विकास के चांसेस हैं, मतलब उसके वो जीतने के बाद अच्छा विकास करेगा या प्रोडक्ट न्यू लॉन्च करेगा, उसके चांसेस हैं 0.3। अब देखो ध्यान से देखो, इन दोनों का सम भी बना रहा है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसका भी सम बना रहा है। जब दो लोगों का सम बना है तो वो हाइपोथेसिस हो जाता है, लेकिन चार चीजें गिवन है, इसका भी आ रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, 60% 40% सम 100% आ रहा था, लेकिन 1% 2% का सम नहीं आ रहा था 100, तो क्लियर कट पता था, वो ईजी था। अब इसमें कंफ्यूजन है, इसमें कंफ्यूजन है कि ये हाइपोथेसिस है या ये। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि देखो पिछले वाले उनका प्रोबेबिलिटी का सम तो 1 आएगा ही आएगा, वो तो गारंटेड है। बाद वालों का आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इवन मोर देन 1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है उसका, क्योंकि वो अलग अलग चल रहा है, वो केस 1 चल रहा है, केस 2 चल रहा है। जैसे मैंने कहा बारिश होने के चांसेस 60% है, बीजेपी की जीतने के चांसेस 80% है, इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो 80 और 60 140%, तो ऐसे कंबाइन करोगे क्यों, वो अलग बात है, ये अलग बात है। तो इन दोनों का सम तो 1 भी हो सकता है ना, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स है, बारिश का आना और बीजेपी के जीतना, ये तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स है ना। तो इन दोनों को मिक्स करके आप कैसे कहोगे कि सबको दोनों का सम 1 ही है, नहीं कह सकते ना। तो इन दोनों का सम 1 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों ही केसेस है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड। अब नया प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस हो गया सम, लेकिन अब क्या चांसेस हैं कि सेकंड ग्रुप जीता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब ये सब माहौल चल रहा था, मान लो इलेक्शन का माहौल चल रहा था, तो हम लोग सोच रहे थे, बैठ के बात कर रहे थे कि यार इसके जीतने के चांसेस इतने इसके, लेकिन सर अगर ये जीत जाएगी ना तो ये विकास करती है, चांसेस हैं कि ये अच्छा विकास करेगी। खुशी ने कहा नहीं सर ये जीतेगी ना तो इसके चांसेस ये है कि ये अच्छा विकास करेगी ये वाली पार्टी, ठीक है। अब सपोज करो क्या हुआ, मेरी याददाश्त चली गई, है ना, याददाश्त चली गई और मैं 5-7 दिन के बाद उठा, और 5-7 दिन के बाद उठा तो मैंने देखा कि विकास हो गया, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, 5-7 महीनों के बाद उठा, लेट से मैंने उठा, विकास हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार वो वाली जीती थी या ये वाली जीती थी, विकास तो हो गया। मैं देखा यार क्या रोड बन गया बढ़िया, है ना, गार्डन वार्डन बन गया, पहले जंगल था हमारे घर के सामने, भी गार्डन बन गया, वाह। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये विकास किसने किया, जीता कौन, क्योंकि चांसेस तो दोनों के थे जीतने के, प्लस दोनों के डेवलपमेंट करने के भी चांसेस। देखो चांसेस तो चांसेस होते हैं, मान लो कि ग्रुप बी के
प्रोडक्ट लॉन्च करने के चांसेस 0.3 ही थे, लेकिन हो सकता है ना कि उसी ने किया हो। गारंटी थोड़ी ना देते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी तो 1% भी है तो है, और 99% वाले प्रोबेबिलिटी वाला भी फेल हो जाए तो हो जाए। भी ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांस 99%, बांग्लादेश के 1%, बट फिर भी बांग्लादेश जीत तो सकती है ना, रिजल्ट ये आ सकता है नहीं कि जीत गई बांग्लादेश। तो चांसेस होते हैं। ठीक है, समझ गए? तो सिचुएशन बनाया करो, अपने आसपास माहौल बनाया करो ऐसा हो जाए, तो फिर समझ में आता है कि अब किसको क्या लेना है। तो सिंपल सी बात है कि जो प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि सेकेंड ग्रुप से प्रोड्यूस होना है, वो हाइपोथेसिस है, वो हाइपोथेसिस है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होना हाइपोथेसिस नहीं है ना। ठीक है सर, तो इसके लिए मैं अब इवेंट्स डिफाइन कर देता हूं। लेट्स से E1 E2 एंड ए अगेन, है ना। तो E1 E2 एंड ए बताओ क्या कहोगे। E1 तो है कि ग्रुप 1 विंस, है ना, फर्स्ट ग्रुप विंस ऐसे कह लो, या ग्रुप 1 विंस, फर्स्ट ग्रुप विंस। सेकेंड ग्रुप विंस E2, और ए क्या है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, ए क्या है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा। ठीक है फाइन, ओके, लेट्स ड्रॉ द चार्ट। ठीक है ना, चलिए, अब नया प्रोडक्ट तो लॉन्च हो चुका है ना। तो दो रास्ते थे मेरे पास। एक रास्ता क्या था कि लेट्स से ये तो है मैंने देखा कि शायद नया प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है ना। तो मैंने देखा कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ होगा, तो या तो इधर से हुआ होगा, या तो इसने किया होगा, जीती होगी तो ही किया होगा, बोर्ड बना होगा तभी तो उसकी चलेगी। तो या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालता हूं मैं, ये जीती होगी और या फिर ये जीती होगी। आपको गिवन है कि दोनों की जीतने के चांसेस क्या है, 0.6 एंड 0.4। अब ये जीती है, साथ में प्रोडक्ट भी लॉन्च हुआ है। प्रोडक्ट लॉन्च होने को ए के दिया तो A on E2, A on E1, और ये जीती है और प्रोडक्ट भी लॉन्च हुआ है A on E2। चांसेस दोनों के गिवन है, कितने कितने, 0.7 एंड 0.3। फाइन, ठीक है। अब फाइनली यहां से टोटली क्या हो चुका है कि प्रोडक्ट ए तो लॉन्च हो चुका है, तो हो चुका है तो किसने किया, मुद्दा ये कि E1 ने किया या E2 ने किया, कौन जीता, क्योंकि जो जीतेगा वही कर पाएगा, है ना। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि सेकेंड ग्रुप E2 से जीतने के चांसेस, E2 को जीतकर ये प्रोडक्ट बनाने के चांसेस क्या हैं। सो बेसिकली इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ग्रुप विनिंग, probability that the second group won provided that the new product has been launched, है ना। ये निकाल रहा हूं, इसको हम क्या कहूंगा, E2 on A by using Bayes theorem। E2 जो पूछे वो ऊपर A on E2। अब पहले E1 लेना, रास्ते तो बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे अपन। E1 A on E1 प्लस ऊपर वाली चीज है। चलो पुट द वैल्यूज, E2 के हैं 0.4, देन 0.3, देन 0.6 इंटू 0.7 प्लस, ओके। तो दो दो डेसिमल प्लेस सब में है, हटा दो सबके, 4 3 जा 12, 7 6 जा 42 प्लस 4 3 जा 12। दो दो डेसिमल प्लेस आएंगे सब में, सबके कट गए ना, डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड बाय 100 सब कट गए। तो ये हो जाएगा 12/54, दैट मीन्स व्हाट, 6 से ही काटो ना, 6 2 जा 12 एंड 6 9 जा 54, 2/9। चेक करो, चेक करो। चलें, आज आपको नींद आ रही है खुशी, कल उसको आ रही थी पक्का। यू सीम्स नॉन अटेंटिव। चलो ये तो अच्छा है कि एक जने को ही आती है, दोनों को आ जाए तो शायद मुझे भी आ जाए फिर, थैंक गॉड। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। सपोज ए गर्ल, ये अच्छा क्वेश्चन, स्टार मार्क। सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई, एक गर्ल ने एक डाई फेंका, 1 2 3 4 5 6 चांसेस होते हैं। अब वो अजीबो गरीबी गेम खेल रही है। वो कहती है कि अगर 5 या 6 आया तो मैं एक कॉइन टॉस करूंगी, वो भी 3 बार। भाई 5 या 6 में से कोई भी एक चीज आई, 5 आया तो भी ये काम करूंगी, 6 आया क्या, कॉइन उठाऊंगी, एक बार टॉस, 2 बार टॉस, 3 बार। 3 बार टॉस करके क्या करना है उसको, नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। भाई 3 बार टॉस करेगी तो पहले बार में या तो हेड या टेल, दूसरी बार में हेड या टेल, तो कितने हेड्स आए।
तो अगर अपन 3 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने कितने हेड्स आ सकते हैं? तो एक भी हेड नहीं आएगा, या 1 हेड आएगा, या 2 हेड आएगा, या 3 हेड, यानी 4 चांसेस है, उनमें से 3 हेड आने के चांसेस वो काउंट करके लिख देती है। ठीक है, लेकिन अगर डाइस में 5 और 6 आया ही नहीं था, 1 2 3 4 आया था, तब वो क्या करेगी? अभी भी वो कॉइन उछालेगी, लेकिन अब की बार एक बार ही उछालेगी। 1 2 3 4 में एक ही बार उछालेगी, 5 और 6 में 3 बार उछालेगी। और अब की बार जब वो एक ही बार उछाल रही है तो या तो हेड या टेल, तो बस वो नोट करके रख लेती है कि हेड आया कि टेल आया, दैट्स इट। अब इन द एंड उसको एग्जैक्टली 1 हेड मिला, तो ये है मेरा फाइनल प्रोबेबिलिटी ए इवेंट की मुझे एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली मतलब नंबर ऑफ हेड्स क्या है? 1 है। तो क्या चांसेस है कि पहले डाइस में 1 2 3 4 आया था? क्योंकि 1 2 3 4 से भी एक हेड मिल सकता है, और नीचे 5 6 से भी एक हेड मिल सकता है। 1 2 3 4 में एक बार कॉइन उछाल रहे हैं तो उसमें एक बार कॉइन उछालने में एक हेड मिल सकता है ना, और 5 और 6 में 3 बार कॉइन उछाल रहे हैं तो 3 बार कॉइन उछालने में भी एग्जैक्टली 1 हेड मिल सकता है, बचे हुए 2 टेल हो सकते हैं। तो रिजल्ट क्या है कि उसको एक हेड मिला था। अब चांसेस क्या है कि 1 2 3 4 आया था डाइस के अंदर, समझ आया? सो 1 2 3 4 का आना E1 और 5 6 का आना E2। भाई दो भागों में कैसे टूटा? डाइस उछाला मैंने, 1 2 3 4 को एक इवेंट कह दिया, 5 और 6, क्योंकि यहां से काम अलग हो रहा है, यहां से काम अलग हो रहा है। तो 1 2 3 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/3, और 5 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3, 2/3 1/3 आ गया ना 1। तो ये हो गए मेरे हाइपोथेसिस, समझ आया? ठीक है ना? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे एग्जाम में, ऐसे हम मान के चलेंगे। ये मशीन्स वशीन्स वाले बहुत आ गए और आजकल नहीं आते, आजकल ज्यादा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, ज्यादा मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना। ठीक है, तो E1 ले लो और E2 ले लो और फाइनल रिजल्ट ले लो। कॉसेस तो हैं कि ठीक है ना, तो वी गेट या द गर्ल गेट 1 2 3 4। देखो हालांकि उसने 5 और 6 का जिक्र पहले कर रखा है और 1 2 3 4 का बाद, लेकिन वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा पहले 5 6 लिख देंगे तो हम 1 2 3 4 से स्टार्ट। द गर्ल गेट 1 2 3 और 4, चारों में से कोई एक ही आएगा ऑन द डाई, ऑन द डाई। सेकेंड, द गर्ल गेट 5 और 6 ऑन द डाई, फाइन। और ए, द गर्ल गेट एग्जैक्टली 1 हेड, जो उसको चाहिए फाइनली रिजल्ट वो ए बनेगा, एग्जैक्टली 1 हेड। क्लियर? चलो चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले उसके पास एक डाइस है, लेट्स से दिस इज द डाइस, डाई है ना। अब क्या हुआ, डाई को उछालती है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो E1 होगा या E2 होगा, यानी कि या तो 1 2 3 4 आएगा या 5 6 आएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हुआ तो उसके चांसेस, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हुआ तो उसके चांसेस। E1 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 आना, तो 1 2 3 4 4 फेवरेबल केस आउट ऑफ टोटल 6, तो 4/6 को मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ 2/3, आप सॉल्व करके लिखना है ना। इधर दो फेवरेबल 6 टोटल, तो 2/6 यानी कि 1/3, दोनों का समान आ रहा है, एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना। ओके फाइन। अब क्या हुआ साम, इसके बाद वो अगर 1 2 3 4 आता है तो सिंगल टाइम उछाल रही है, और यहां से वो 3 बार ही उछाल रही है। यहां से तो क्या उछाल रही है वो? 1 कॉइन, और यहां से क्या उछाल रही है वो? 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स, राइट। तो अब देखो पहले इसकी बात करता हूं मैं यहाँ, कि अगर वो सिंगल कॉइन उछाल रही है तो सिंगल कॉइन उछालने में जो अगला इवेंट हुआ कॉइन उछालना, उसका सैंपल स्पेस क्या बना? या तो हेड या टेल, या हेड या टेल। लेकिन अगर वो 3 बार कॉइन उछाल रही है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 3 बार कॉइन उछालने का, कई बार किया है अपन ने, HHH। अब काउंट बिल्कुल सीक्वेंस में करो, 3 हेड्स हो गए, अब 2 हेड्स, HHT HTH THH, ये तो हो गए आपके 2 हेड्स। अब सिंगल हेड वाले काउंट करो, तो TTH, अब H को बीच में ले आओ, THT, अब HTT, और लास्ट में नो हेड यानी कि ट्रिपल टेल। सीक्वेंस में हमेशा काउंट करते हुए चलना है ताकि कोई भी आउटकम मिस ना हो, कोई भी डबल काउंट ना हो। तो 8 आउटकम्स होंगे, 3 कॉइन उछालने में और 1 कॉइन उछालने में, तो यही हो सकता है। अब आपने इवेंट ए क्या माना है कि एग्जैक्टली 1 हेड आया है, तो अब इस रास्ते से ये इवेंट ए घटित हो जाए तो उसको ए ऑन E1 कहूंगा, और इस रास्ते से ये इवेंट ए घटित हो जाए इसको ए ऑन E2 कहूंगा कहूंगा इस रास्ते से एग्जैक्टली 1 हेड आने के चांसेस। E1 क्या था? E1 क्या था? कॉइन को एक बार उछालना, हेड आना, यानी एक टोटल फेवरेबल 2, तो 1/2 होगा। बताओ बताओ खुशी। और इस रास्ते से एग्जैक्टली 1 हेड आना, तो 1 हेड किस किस में आ रहा है इस रास्ते से? देखो इधर तो फेवरेबल ये था आउट ऑफ 2, इधर फेवरेबल 1 2 3 आउट ऑफ 8,
सॉरी 1 हेड आना है ना, 2 हेड के लिए मैंने, तो भी 3 ही आएगा, 1 2 3, तो भी 3 ही आएंगे भाई। 8 केसेस में से एक केस होता है 3 हेड्स का, 3 केसेस होते हैं 2 हेड्स के, अगेन 3 केसेस होते हैं 1 हेड का, और 9 हेड का भी एक ही केस होता है। यही हम, ये छोटी मोटी बातें तो अपन कर करके याद ही हो जाती हैं कि 1 हेड के 3 कॉइन्स में 3 केसेस बनेंगे, यानी 3/8। मैं तो यूं कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी याद होनी चाहिए कुछ कुछ फिक्स चीजों की, तो कि अगर मैं कॉइन को 3 बार उछालूंगा, 3 हेड का 1/8 और 0 हेड का भी 1/8, 2 हेड का 3/8, 1 हेड का भी 3/8, 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 हो गया 8/8। ठीक है, चलिए अब साहब क्या हुआ कि इवेंट ए तो 100% हुआ था कि एग्जैक्टली 1 हेड ही आया था, ये तो डन है, हुआ था। क्या चांसेस है कि वो पहले रास्ते से हुआ था, 1 2 3 4 कह रहा है ना, क्या चांसेस हुआ पहले, तो इस बात को मैं, हाँ अच्छा लिखी नहीं तो 3/8। ठीक है अभी, चलिए नाउ बाय यूजिंग बेस थ्योरम मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी द गर्ल गेट एग्जैक्टली 1 हेड, ये इवेंट हो चुका है ना। गिवन दैट क्या है, क्या इवेंट हो चुका है, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, द गर्ल गेट 1 2 3 4 ऑन द डाई, इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए, द गर्ल गेट 1 2 3 और 4, है ना, ऑन द डाई, है ना, गिवन दैट है कि शी गेट एग्जैक्टली 1 हेड ऑन द कॉइन, गिवन दैट शी गेट एग्जैक्टली 1 हेड। इस बात को हम मैथमेटिकली कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 on A, E1 on A, तो हो चुका है, बाय फॉर्मूला इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन E1, एक बार ये का यही, A ऑन E2, ये चाहिए आपको, पुट द वैल्यूज, E1 है 2/3, 1/2, फिर ये का यही एक बार प्लस 1/3 इंटू 1/8, 3/8। ठीक है, तो क्या क्या काटूं, देखो 3 3 3 तो सबका काटो, जो कॉमन है वो तो काटो, 3 गया, 3 गया, 3 गया, और 2 और 2 यहाँ से गया, फिर पूरा ही काट दो, चलो 2 और 2 गया, तो ये तो क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय, इधर क्या बचा, इधर भी 2 और 2 गया, तो 1 प्लस 3/8, 1 प्लस 3/8, 1 प्लस 3/8 इज 11/8, 1 डिवाइड बाय 11/8, तो आंसर इज 8/11, चेक करो। हाँ, काफी अच्छे चांसेस है कि एक हेड आए, क्योंकि देखो उसमें तो आधे चांसेस हो गए ना, एक बार कॉइन उछालने में तो आधे चांसेस है कि हेड आएगा, और 3 बार कॉइन उछालने में 3/8 चांसेस है, यानी लेस देन हाफ चांसेस है, लेकिन उधर तो 50% चांसेस है ना, ठीक है ना, प्लस उस केस को होने के 2/3 चांसेस है, देखो इस रास्ते से आधे चांसेस हैं, और ये रास्ता चूज करने के ज्यादा चांसेस हैं, तो कुल मिला के ओवरऑल ज्यादा चांसेस हो गए कि नहीं हो गए, समझ गए ना। ठीक है, एनी डाउट्स, अच्छा क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाए तो ये एग्जैक्टली वर्ड यूज ना करके एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड्स यूज कर ले, जैसे इसने कहा एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, तो कम से कम एक हेड में, एक हेड, 2 हेड, 3 हेड, तीनों के कैसे 7/8 आ जाता, हालांकि मैथमेटिकली तो 3/8 करना है, 7/8 करना हमारे लिए कोई खास बड़ी बात नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा 7 से करना, लेकिन ये सोचना कि एग्जैक्टली 1 हेड के 7/8 चांसेस होंगे, इसका सैंपल स्पेस ही होगा, ये सोचना मुश्किल, ठीक है, तो रेडी रहना है एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, चले, होपफुली हमारे एग्जाम में बोर्ड का पता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, आ जाओ मशीन्स बनाओ, फिर वापस, और आपकी बार 3 चीजें हैं, देखो मैन्युफैक्चरर 3 मशीन्स A B C, पहला ऑपरेटर जो है 1% डिफेक्टिव, वही सेम क्वेश्चन आ गया तो करीब करीब, दूसरे और तीसरे ऑपरेटर 5% 7% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करते हैं, ए जो है 50% काम करता है, मतलब पूरे टाइम का 50% तो वही काम करता है, आधा काम तो वही करता है ना, और बी जो है 30% जॉब पे आता है, और सी जो है 20% जॉब पे आता है। अब आइटम तो डिफेक्टिव आ गया, किसने बनाया, सेम टू सेम, फटाफट करो इसको, तो मैं डायरेक्ट चार्ट बना दूं, तो लेट से कि ये तो सैंपल था, उसमें से आइटम डिफेक्टिव आ गया, तो पहला चांस है कि ये ए ने बनाया होगा, या फिर बी ने बनाया होगा, या फिर सी ने बनाया होगा, ठीक है ना, तो E1 E2 E3, राइट, E1 E2 E3, ठीक है, तो ए तो 50% काम करता है ना,
तो क्या हो जाएगी 50/100 या 5/10 ले लो, 5/10 ले लो, है ना, ठीक है। E2 जो है कितने परसेंट, 30%, भाई जितना भी 100 आइटम प्रोड्यूस है तो 50 आइटम और प्रोड्यूस करता है, 30% आइटम ये प्रोड्यूस करता है, 3/10, और वो 2/10 आइटम्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये तो हो गई एक स्टेज हो गई, है ना। भाई जो आपने आइटम उठाया वो इन तीनों में से किसी एक ने बनाया होगा, चौथा तो आदमी आता ही नहीं, मेरे पास काम करने तीन ही आते हैं। नाउ व्हाट, ये भी डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी, तीनों इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है। अब डिफेक्टिव आना, यानी ए ऑन इवन, मतलब बनाया इसने और डिफेक्टिव, बनाया इसने और डिफेक्टिव, और बनाया इसने और डिफेक्टिव। डन, ठीक है। क्या क्या चांसेस हैं डिफेक्टिव प्रोड्यूस करने के? 1%, 5%, 7%, तो ए बढ़िया सही है यार, 50% तो काम कर लेता है, और डिफेक्टिव एक्यूरेसी, स्पीड विथ एक्यूरेसी। ठीक है, तो क्या कहूंगा, 1% यानी A1/100, और वो 5/100, उसी को तो निकाल ही देना चाहिए। एक तो 20% ही काम करता है, 100 में से 20 ही बनाता है, बैठा रहता है, उसमें भी फिर 7% डिफेक्टिव बनाता है। तो एज ए ऑनर आप होपफुली आगे चल के एक एंटरप्रेन्योर बनो, मान लो कोई फैक्ट्री वैक्ट्री चलाओ, अगर आपके वो सपना है किसी का सपना ऐसे एंटरप्रेन्योर बन के इंडस्ट्री है, तो होता है कहीं होगा भाई, सबका जॉब यही नहीं होता कि मैं एक MNC में जॉब करूं, या मैं कोई कलेक्टर बनूं, या मैं कोई डॉक्टर बनूं, सबका ये सेल्फ एम्प्लॉयड वाले जॉब नहीं होते, कईयों के एंटरप्रेन्योरशिप के भी जॉब्स होते हैं ना, मैं बिजनेस करूं। तो आप ध्यान रखना भैया, ऐसे आदमी को पहले निकालना है ना, और नहीं तो मेरे पास लेके आना, मैं उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके दूंगा कि वो क्या करता है, ठीक है। हाँ, पार्टनरशिप मेरे को थोड़ा सा ना अकाउंट्स का काम दे देना, जिसमें मैं ये कैलकुलेट करके दे दूंगा कि इसको निकालना चाहिए, इसको रखना चाहिए, ठीक है। सो ए तो हो गया, डिफेक्टिव तो निकल गया। अब आप आए भागते भागते मेरे पास, कमल सर बताओ ये काम किसने किया है? मैं बताता हूँ आपको ये किसने किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपने कहा कि चांसेस क्या हैं कि वो ए ने प्रोड्यूस किया गया, देखो ओवरऑल मेरे को पता है बहुत कम चांसेस है, लेकिन है, पता है क्यों है? अब देखो ऐसे नहीं कह सकते कि ये चांसेस नहीं है, प्रोडक्ट तो ज्यादा वही बना रहा है ना, 10 में से 5 प्रोडक्ट तो वही बना रहा है, तो वो जो डिफेक्टेड सेलेक्ट हुआ है उसके चांसेस हैं, बिल्कुल हैं। चलो तो अपन मैथमेटिकली एग्जैक्ट एक नंबर देता हूं आपको मैं कैलकुलेट करके। सो क्या डिफेक्टिव तो प्रोड्यूस हो गया, इवन होने हैं, यही चाहिए। अब 3 बातें हैं अब की बार, है ना। ऑफ इवन, ए होने, okay, let's put the values. Okay, so probability of even is 5/10 into 1/100। एक बार तो ये का यही 5/10 into 1/100 प्लस E2 क्या है, 3/10 प्लस, तो 10, 100, 10, 100 तो सबका उड़ा दूं मैं, ये गया 10, 100, 10, 100, 10, 100, 10, 100, सो 5 ऊपर बचा, नीचे 5 प्लस 15 प्लस 14 बचा, 20 और 34, 5/34, 5/34। ठीक है, तो 5/34 चांसेस, क्योंकि बात वो आती है कि वो बनाता है 1% डिफेक्ट, हाँ उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी। ठीक है, 5/34 इज द चांसेस कि वो जो डिफेक्टिव आइटम है इसी ने प्रोड्यूस किया हुआ। अब आप सबके अलग अलग निकालो, इसके निकाल लो, उसके निकालो, उन सबका सम बनाएगा, क्योंकि डिफेक्टिव आइटम तो प्रोड्यूस हुआ है ना। अब 3 ही बातें हो सकती हैं, तो इसने प्रोड्यूस किया होगा, इसने प्रोड्यूस किया होगा, इसने, तो तीनों के अगर अपन चांसेस निकाले, जैसे एक का निकाल लिया, अब आप है ना E2 और ए भी निकाल लो, और E3, तो उन तीनों का सम आए फाइनली हमारा 1 आएगा ही आएगा। समझ गए ना? किस किस का सम आ सकता है, फिर से सुनो, इसका सम आ सकता है, इसका सम तो आएगा ही आएगा, इसका तो आएगा ही आएगा, हाइपोथेसिस का तो आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना, इसका आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, सोचना ही नहीं है, मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट केस है। और जो फाइनली आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी, उसका सम भी, यानी प्रायोरी प्रोबेबिलिटी इसका सम 1, और पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी सबका अलग अलग निकाल के जोड़ें तो उसका प्रायोरी पोस्टेरियर का बनाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, कार्ड आ गया ना, एक कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, 52 पत्तों में से एक पत्ता गुम गया, गुम गया तो गुम गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे, 51, 2 कार्ड निकाले गए, 2 कार्ड निकाले गए, और दोनों के दोनों क्या निकले, डायमंड्स। 51 में से एक तो गुम चुका है,
क्या संभावना है कि जो गुम गया है ना पत्ता वो भी डायमंड है, क्योंकि टोटल चार नहीं, टोटल 13 डायमंड होते हैं, चार थोड़ा 13 डायमंड होते हैं। तो 13 डायमंड में से एक गुम भी गया हो तो भी 12 बचते हैं, और 12 में से भी दो डायमंड निकल सकते हैं ना, तो चांसेस तो हैं, है ना। ऐसा थोड़ा ना था कि वो एक ही अगर मान लो ऐसा होता है कि 52 पत्तों में एक ही डायमंड होता है और वो डायमंड ही गुम चुका है, तो अब दोबारा दो डायमंड आने के चांसेस निल है, जीरो है। या फिर मान लो एक डायमंड, दो डायमंड होते और एक गुम जाता तो एक ही डायमंड बचता, तो एक डायमंड में से दो कैसे निकलते हैं, अभी भी जीरो होता। भाई मेरे को तो दोनों डायमंड चाहिए ना, तो इसके नील चांसेस है कि मेरे को दोनों डायमंड मिले, लेकिन होते हैं ना 13 होते हैं, तो यानी कि चांसेस हैं अभी भी कि डायमंड मिले, ठीक है ना। चलो, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो पहला हाइपोथेसिस क्या मानेंगे वो सोचो, आप बताओ, हाइपोथेसिस क्या मानेंगे? वो तो हाइपोथेसिस के बाद ना। नहीं, मुझे तो ये बताओ कि E1 और E2 क्या मानेंगे, ये बताओ। एक कार्ड तो लॉस्ट हो गया। हाँ, एक कार्ड, दोनों कार्ड डायमंड है। सिर्फ बड़ा 51। इवेंट बोलो, इवेंट, नॉट द प्रोबेबिलिटी। आपसे पूछा क्या है? फर्स्ट कार्ड ड्रॉ डायमंड, सेकंड कार्ड डायमंड ड्रॉ। वो तो बात की बातें हैं। नहीं, आपसे पूछा क्या है, पढ़ो, लाइन पढ़ो। कार्ड इज इवेंट। तो दो इवेंट हो गए, लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज ए नॉन डायमंड। जो पूछा है उसी से हाइपोथेसिस बनता है बेस थ्योरम में, तो क्योंकि बेस थ्योरम में पिछली चीज का प्रोबेबिलिटी पूछी है, जो पहले ही पहले हुआ था उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, रास्ते की प्रोबेबिलिटी पूछी है, या कॉस्ट की प्रोबेबिलिटी पूछी है। ठीक है, तो अगर लॉस्ट टाइम कार्ड डायमंड होगा तो प्रोबेबिलिटी कुछ अफेक्ट होगी, दो अगले कार्ड डायमंड आने की, और लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं होगा तो अफेक्ट होगी, अलग होगी, अलग अलग होंगी ना दोनों से। तो हम पहली चीज क्या मानेंगे कि लॉस्ट कार्ड क्या है, डायमंड है। समझे क्या? तो E1 E2 और ए को डिफाइन कर रहा हूं, देखना ध्यान से। E1 E2 एंड ए। तो E1 तो है लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड। E2 है लॉस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड। और ए इवेंट है कि बचे हुए कार्ड में से आगे दो कार्ड डायमंड मिले, है ना। तो क्या है, नेक्स्ट टू कार्ड्स, next two cards are drawn are diamond, next two cards drawn are diamonds, both are diamonds, drawn are both diamonds। ये तो चाहिए रिजल्ट, डन। चलिए अब चार्ट बना दूं। लेट्स से ये तो है मेरा 52 पत्तों का डेक, जिसमें से एक पत्ता गुम हो चुका है। लेट्स से अब इसमें कितने पत्ते बचे हैं, 51 पत्ते बचे हैं ना, 52 माइनस 1 बराबर 50। तो मैं सोच रहा हूँ यार, वो जो एक पत्ता लॉस्ट हुआ है, या तो वो डायमंड लॉस हुआ होगा या नॉन डायमंड लॉस्ट हुआ होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो डायमंड के लॉस्ट होने की क्या चांसेस, डायमंड कितने होते हैं आउट ऑफ 52, तो 13/52 यानी कि 1/50। समझ आया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कैसे निकाली मैंने, समझ में आया, 13/52 करके निकाली है, यानी कि 1/4। और जो गुमा हुआ पत्ता है वो डायमंड ना निकला हो, डायमंड ना गुमा हो, कुछ और पत्ता गुमा हो, 52 में से 13 गए तो 39 नॉन डायमंड्स होते हैं, यानी 3/4 हो गए इन दोनों की सम 1। ठीक है, तो इधर लिख देता हूँ सिंपली 1/4 एंड 3/4। बोलो समझ आया? इतना भी अगर आप बना देते हो ना तो आगे तो फिर फ्लो फ्लो में कर देते हो, बस इतना सोचना ही होता है। ठीक है, कई बच्चों को तो ये समझ ही नहीं आता कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि लंबा नहीं है ना, लेंदी नहीं है। ठीक है, अब ए क्या माना है आपने, ए मैंने ये माना है कि अगले दो पत्ते डायमंड होने चाहिए, ऑन E1 सोचना है पहले तो, और फिर ये अगले दो पत्ते डायमंड होने चाहिए ऑन E2 सोचना। ठीक है, इसको अभी मैं सोच के लिख तो दूंगा, आपको एग्जाम में इसको अच्छे से सॉल्व करके दिखाना है। देखो मुझे एक चीज बताओ, ए ऑन E1 की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1। ए ऑन E1 का मतलब क्या है कि जो पत्ता गुम हो चुका है वो डायमंड है। अब 51 पत्तों में से मुझे नेक्स्ट दो पत्ते डायमंड चाहिए।
और मुझे एक चीज बताओ, नेक्स्ट 2 पत्ते मैं निकालूंगा तो जब तक आपको ना कहे आप रिप्लेस नहीं करोगे, यानी वो विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब डिपेंडेंट इवेंट, और डिपेंडेंट इवेंट में हम 2 प्रोबेबिलिटी, 2 पत्ते निकालूंगा तो 2 इवेंट मान लो, एक मतलब इवेंट के अंदर इवेंट में मान लो, मतलब इस चीज की मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो उसको मैंने मन में ही तोड़ लिया कि एक पत्ता निकालना एक इवेंट, दूसरा पत्ता निकालना दूसरा इवेंट, और दूसरा इस पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या करूंगा, पहले एक घटित कराऊंगा और फिर वो जो घटित हो गया वो नीचे रखूंगा और सेकंड ऑन द फर्स्ट कराऊंगा। ऐसे ही करेंगे भाई, डायमंड 1 डायमंड 2, तो डायमंड 1 की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन या इनटू मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से D2 ऑन D1, यही कराओगे। तो मुझे बताओ इसको निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो 51 पत्तों में से एक डायमंड चाहिए, और इवन हो चुका है, इवन हो चुका है मतलब एक डायमंड निकल चुका है, तो 13 में से एक गए तो 12, तो 12/51 आएगी, अगला पत्ता डायमंड होने की चांसेस आएगी नहीं आएगी, ऐसे मान लो, चलो ऐसे मान लो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ D1, अब D1 तो हो चुका है, D2 ऑन D1, ठीक है। अब D1 मतलब पहला वो डायमंड घूमने के बाद अब पहला डायमंड निकले, इसके चांसेस क्या होंगे, डायमंड घूमने के बाद डायमंड निकले इसके चांसेस क्या होंगे, 12/51, और अब एक डायमंड निकल गया, तो अब डायमंड कितने बचे, 11, और पत्ते कितने बचे, 50, तो ये जो चीज है ये होगा इसका आंसर, समझ आया, ठीक है। सर ये 2-2 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 2 पत्ते निकाल रहे हैं, ठीक है, समझ में आई बात। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट छोड़ दो, बस मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि पता करो कि एक मेरे पास डेक है 52 कार्ड्स का, मैं 2 पत्ते निकालता हूं और दोनों के दोनों डायमंड निकले, इसके चांसेस बताओ। ऐसा क्वेश्चन अपन पिछली एक्सरसाइज में करके आए, एक तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी, और क्लास 11th में करके आए। क्लास 11th में अपन ने प्रोबेबिलिटी का ऐसा क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से सोल्व किया था, पता है कैसे, देखो, हाँ देखो, 2 पत्ते चाहिए, डायमंड है कितने, 12, 12 में से 2 डायमंड चाहिए, तो क्या लिखूंगा इसको, 12C2, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, नहीं तो 12P2 लिखता है ना, कोई से भी हो किसी भी सीक्वेंस में कुल मिला के 2 चाहिए, डायमंड चाहिए, हो क्या क्या सकता है, पत्ते कितने बचे हैं, 51C2, खत्म, इसको सोल्व करो यही आएगा। 12C2 क्या होता है, 12 × 11 डिवाइडेड बाय 2 × 1, यही होता है, और 51C2 क्या होता है, 51 × 50 डिवाइडेड बाय 2 × 1, अगर 2 × 1 कैंसिल आउट कर दें, सो 12 × 11 डिवाइडेड बाय, ये चेक करो यही आ रहा है, 12 × 11 डिवाइडेड बाय 50, तो आप चाहे से ऐसे करो, चाहे से आप ऐसे करो, ये वाला जो अप्रोच है ये क्लास 11th की अप्रोच है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बट 11th में पढ़ ली तो आप लगा तो अभी भी सकते हो, और ये वाली जो अप्रोच है ये किसकी अप्रोच है, क्लास 12th में यूजिंग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी की अप्रोच है, आप चाहो जैसे करो, चाहे से कॉमन सेंस से करो, ठीक है। कर दूं ये सारा पार्ट डिलीट, कुल मिला के ए, हाँ बताओ, ये लो अब देखो ध्यान से, PG 11/50 आ रही है। तो ये आंसर थोड़ी ना है, ये तो केवल ए ऑन इवन है बेटा, अभी तो बहुत दूर है दिल्ली, क्या कर रहे हो, नींद आ रही है पक्का, जरूर, तो फिर फोकस क्यों नहीं हो पा रहा, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ो पढ़ो, पढ़ो तो सही, ए ऑन इवन, मुझे निकालना इवन ऑन ए है, वो तो अभी निकलेगा ना बेस थ्योरम से, मुझे तो ये निकालना है, ये तो केवल इसका आंसर है, 12/51 × 11/50, केवल इसका आंसर भी, दूसरे रास्ते की तो बात करी नहीं, ऐसा हो सकता है क्या, मैं दूसरे रास्ते की बात किए बिना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। अब खुशी बताएगी दूसरे रास्ते से क्या होगा, है ना, ठीक है, रेफरेंस के लिए मैं इतना छोड़ देता हूं, ये तो क्या हुआ, 12/51, थोड़ा काट पीट भी देंगे इसको, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, देखो 4 × 3 = 12, 17 टाइम्स, बस 17 × 3 = 15, तो क्या आ जाएगा बताओ, 3 × 11 33 डिवाइडेड बाय हाल फिलहाल, चलो 17 × 50 लिख दो, कुछ काट देंगे बाद में, डन। चलो अब ए ऑन E2 बताना खुशी कैसे निकलेगा और क्या निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E2 का मतलब है कि जो गुम गया है ना पत्ता, वो डायमंड नहीं घुमा है, कोई और पत्ता घुमा है, और अब अगले 2 पत्ते जो निकाल रहा हूं, पत्ता तो एक कम हुआ है पर वो डायमंड वाला कम नहीं हुआ है, अब अगले जो 2 पत्ते निकाल रहा हूं वो वापस डायमंड एंड डायमंड निकली, बोलो कैसे लिखेंगे, करेंगे तो वही कि अगला पत्ता डायमंड निकले और फिर इनटू D2 ऑन, लेकिन ये सॉल्व कैसे करेंगे, अब की बार डायमंड कितने अवेलेबल हैं, क्योंकि जो गुमा हुआ पता है वो डायमंड नहीं है, तो 13 के 13 डायमंड मौजूद हैं, 13 के 13 डायमंड मौजूद हैं, आउट ऑफ पत्ते तो 51 ही है सर, पत्ते तो 51 ही है,
और अब जब एक डायमंड निकल गया तो 12/50। ठीक है, समझ आया? ठीक है ना। चलो अभी भी काट दो उसको, 4 3 जा 12 एंड 4 17 जा, तो अब की बार क्या आया, 13 × 3 यानी 39 डिवाइडेड बाय नीचे वही 17 × 50। तो बात यह है बेटा कि ये दो चीजें पहले यूं ही निकल जाती थी चुटकियों में, अभी ऐसे निकल रही है, ये अलग अलग करके बताना पड़ रहा है, ऐसे और ऐसे निकल रहा है। ठीक है, ठीक है ना। जितनी इक्वेशन की लेंथ कम है उतना ही लोचा ज्यादा है ना। ठीक है ना। ये जो दो चीजें निकाल रहे हैं ना अपन, A on E1 और A on E2, उसको निकालने का प्रोसेस बताया मैंने। ठीक है। एंड लेट्स से इसको परमुटेशन से सॉल्व करते तो कैसे करता मैं, मुझे दो डायमंड चाहिए आउट ऑफ 13, तो 13C2 तो आता ऊपर, और टोटल पत्ते हैं 51C2, इसको सॉल्व कर लो बेटा, यही आएगा। ठीक है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों तरीके बता दिए मैंने। चलिए तो अब मैं इस पार्ट को डिलीट कर दूं, क्योंकि अब मेन मुद्दे पे आते हैं, बेस थ्योरम जो है। ठीक है, मेन मुद्दे पे भी तो आ जाए बेस थ्योरम। ये तो आपको करना है एग्जाम में तो, बट अभी हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है कि हम उसको लिखे रहने दें, इसलिए मैं करता हूँ इसको डिलीट। और ये लो भाई साहब, फाइनली मुझे दो डायमंड मिल गए, बताइए, यानी इवेंट ए घटित हो गया। सो इवेंट ए घटित हुआ था, लॉस्ट कार्ड भी डायमंड होना चाहिए, तो आपको फाइनली चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो घटित हो गया, लॉस्ट कार्ड डायमंड क्या माना था अपन ने, E1, तो A on E1 चाहिए। सेट करो फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, उल्टा लिख दिया क्या कुछ मैंने, A on E1 थोड़ा चाहिए, E1 on A चाहिए, E1 on A चाहिए, so it is equal to probability of E1 to A on E1। एक बार तो ये का यही A on E1 प्लस दूसरा रास्ता कौन सा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A on E2। ठीक है, चलिए पुट द वैल्यूज, E1 की प्रोबेबिलिटी 1/4 इंटू A on E1 की प्रोबेबिलिटी 33/17 इंटू 50 डिवाइडेड बाय, एक बार तो यही प्लस दूसरा रास्ता, तो 4 × 17 × 50 डिनोमिनेटर्स में आ रहे हैं तीनों के, हटाओ 4 × 17 × 50, 4 × 17, तो ऊपर बचता है 33 डिवाइडेड बाय, नीचे बचता है 33 प्लस 39 × 3 करो, 3 9 27 2 117, सही क्या ये? ठीक है, सो 117 ये फाइनली आंसर हो जाएगा, 33 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 120 150, तो 3 से काट दूंगा तो मैं 11/50, 11/50 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, 11 मिनट मैच कर गया पक्का? क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों हंसी आ रही? पहले बोल दिया था, देख लिया था पीछे। 11/50। ठीक है, अब लास्ट के दो MCQs हैं, खत्म करो उसको, तो ऐसे ही कर दूं डिलीट, दो ही है ना बस अब MCQs, 13 और 14। देखो, ए सच बोलता है, इसके चांसेस क्या है, 4/5। ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसके सच बोलने के चांसेस हैं 4/5, तो झूठ बोलने के चांसेस कितने हो गए, 1/5, यही हाइपोथेसिस होगा। सच बोलना, मान लो उसने कोई भी स्टेटमेंट दिया, कुछ भी बात बोली उसने, अब ये बात या तो सच होगी या झूठ होगी, तो सच होगी उसके चांसेस 4/5 और झूठ होगी उसके चांसेस, नहीं जरूरी नहीं है, आगे वाला भी हो सकता है हाइपोथेसिस, देखते हैं पूरा पढ़ते हैं। ए रिपोर्ट्स, वही ए नाम के आदमी आके रिपोर्ट करता है ना, बताता है कि, अच्छा एक कॉइन इज टॉस्ड, ये तो सुनो, एक कॉइन टॉस हुआ है ना, और ए से पूछा भैया बताना क्या आया है, देख के बताना क्या आया है कॉइन पे, तो ए ने बताया कि हेड आया है, तो हो सकता है वो सच बोल रहा हो सकता है झूठ भी बोल रहा हो सकता है टेल आया और वो बता रहा है नहीं साहब हेड आया। तो प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड, तो वाकई में हेड आने की तो हाइपोथेसिस है हेड आना टेल आना, झूठ बोलना सच बोलना नहीं है, जो प्रोबेबिलिटी पूछता है वो होता है मेरा हाइपोथेसिस। तो देखते हैं, तो इवेंट मान लो ये कॉइन है ना, ये है कॉइन, कॉइन को उछाला साहब, दो बातें हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा, है ना, तो E1 एंड E2 ये ले लूंगा मैं हाइपोथेसिस, 1/2 1/2, भाई दो ही चांसेस हैं, दो ही केसेस हैं, या तो हेड आना, आप डिफाइन ऐसे कर दोगे, E1 तो आ जाएगा हेड अपियर्स, और E2 हो जाएगा, या तो आप लिख दोगे टेल अपियर्स या लिख दोगे नॉन हेड अपियर्स, है ना, कैसे भी लिख, तो 1/2 1/2। अब आ जाओ सच्चे झूठी बात में,
तो ए नाम का आदमी जो है वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। तो देखो ए नाम का आदमी रिपोर्ट करता है, ए इवेंट को मैं मान लूंगा, ए ए इवेंट को मैं मान लूंगा कि ए नाम का आदमी रिपोर्ट करता है इट इज ए 6, ए रिपोर्ट्स इट इज ए 6, क्या इट इज ए हेड, है ना। तो अब ए हो रहा है साहब, ए हो रहा है और E1, और ए हो रहा है और E2। मतलब क्या हुआ कि ए कहता है 6 आया है और वाकई में 6 आया था। देखो 6 याद आ रहा है बार बार, हेड आया था। ए कहता है हेड आया था और वाकई में हेड आया था, इसका मतलब वो सच बोल रहा है। ए इवेंट का होना है, नहीं ये देखो गलत लिखा है, मैंने गलत लिखा है। ए इवेंट का मतलब होगा कि एक्चुअली हेड आया। देखो पूछा क्या है, ए रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपीयर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड। अच्छा ए रिपोर्ट करता है कि हेड आया है, तो सही लिखा था, फिर सही लिखा था, फिर गलत नहीं लिखा था। आ जाओ वापस। तो बड़ा कंफ्यूजिंग है ना। ऐसा ही एक एग्जांपल भी है, मैं आपको अभी रेफरेंस दे दूंगा, उस रेफरेंस से आप पढ़ना। फिर से सुनो, ए कहता है कि हेड आया था और वाकई में हेड था। ए ऑन E1 का मतलब यही होगा। E1 का मतलब क्या होता है कि हेड आया था। ए का मतलब है कि वो बताता है कि हेड आया था। तो ए भी हो रहा है, E1 भी हो रहा है, यानी हेड भी आया था और हेड आने के बाद वो बताता भी यही है कि हेड आया था। तो इसका मतलब है इस ओवरऑल बात को कहेंगे कि वो सच बोल रहा है, और सच बोलने की चांसेस क्या दे रखे हैं, 4/5। ठीक है। अब ए ऑन E2 का मतलब क्या है, ए का मतलब है कि वो बता रहा है हेड आया था, वो रिपोर्ट कर रहा है कि हेड आया था, लेकिन एक्चुअली हेड आया था। तो इसका मतलब इस पूरी बात को क्या कहेंगे, वो झूठ बोल रहा है। तो अगर वो 4/5 टाइम सच बोलता है तो 1/5 टाइम झूठ भी बोलेगा। तो ये कंफ्यूजिंग इसलिए होते हैं क्योंकि इन दोनों का सम भी 1 है और इन दोनों का सम भी 1 है, इसीलिए ही ये कंफ्यूजिंग होता है। अब साहब ए तो हो चुका है, यानी कि उसने तो रिपोर्ट कर दिया है कि हेड आया था, असली में आया था कि नहीं आया था इसकी चांसेस। तो हमको क्या चाहिए, E1 ऑन ए। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, वाकई में हेड हेड आया था और वो बताता भी यही है कि हेड आया था। ठीक है। सेम टू सेम ये केस नीचे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, हेड नहीं आया था पर फिर भी वो बता रहा है कि हेड आया था, ए ऑन E2। ठीक है, पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। E1 क्या होगा, 1/2 इंटू 4/5। एक बार तो ये का यही, प्लस फिर 1/2 इंटू 1/5। ठीक है। तो 2/5 हटा दो सबका, 2/5 क्या बचा, 4 + 1 5। आंसर 4/5 चेक, सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो ऐसा एक एग्जाम्पल और है, यही वाला क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल और है। वो भी मैं जाते जाते बता दूंगा, पहले एक बार 14 खत्म कर देते हैं, वो आप घर से ट्राई करना है। ए और बी दो इवेंट्स हैं, ए बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट है मतलब, मान लो इसका एक वेन डायग्राम बनाए, तो इवेंट बी मान लो ये है, इवेंट बी मान लो ये है, और इवेंट ए। ठीक है फाइन। तो ए इसके अंदर होगा क्योंकि ए बी का सबसेट है। ठीक है फाइन। अब सुनो, अब क्या कहता है कि इनमें से क्या क्या चीजें सही हैं और क्या क्या चीजें गलत है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ए ऑन बी जो होता है, वैसे क्या होता है ए ऑन बी, मुझे बताना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, देखो देखो देखो, मुझे एक चीज बताओ, कहाँ थे हम, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो ए है जो बी का सबसेट है, तो उन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब उन दोनों का इंटरसेक्शन ए वाला इवेंट कौन सा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिसाइड करते हैं ना। ठीक है। देखो अगर ए बी का सबसेट है तो टेल मी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए, ए होगा ना, छोटा सेट होगा। ठीक है। तो अब यहां से अगर ए इंटरसेक्शन बी ए है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी। देखो दो इवेंट्स अगर बराबर हैं, सेम है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। लेकिन उल्टा सही नहीं होता कि अगर दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बराबर है तो इवेंट सेम हो, ये वाइसी वर्सा नहीं चलता। लेकिन अगर इवेंट्स बराबर है तो प्रोबेबिलिटी भी बराबर होगी। अब ए ऑन बी, देखो चारों में ए ऑन बी है, ए ऑन बी मतलब तीनों में, चौथा तो फिर नन ऑफ दी, सही सही। तो मैं क्यों ना ए ऑन बी को ही देख लूं एक बार कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है ए ऑन बी का, क्योंकि तीनों ऑप्शन में ए ऑन बी ए ऑन बी ए ऑन बी। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम मैं यही करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी निकालूंगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी। बोलो क्या होती है यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हाँ ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में पता नहीं क्या कर रहा है। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है इस क्वेश्चन के हिसाब से, है ना? देखो चेक करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब आपको चेक करना है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और पहला ऑप्शन क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो खत्म हो गया, तो गलत। एक्चुअली तो ए बाय बी होना चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी, ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड, खत्म हो गया था ना, ये ऑप्शन गलत है। चलो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से छोटी होनी चाहिए या फिर बड़ी होनी चाहिए, आप पता लगाओ, छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए, ए ऑन बी या बी होने की प्रोबेबिलिटी, बड़ी होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी, एक एक पाले में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी और एक पाले में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बताओ किसकी छोटी होनी चाहिए किसकी बड़ी होनी चाहिए? ये तो उसका छोटा सा इंटरसेक्शन है, तो ए और ए और बी की बड़ी होनी चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को भूल जाऊं ना मैं कि सबसेट है या नहीं है, इस बात को भी भूल जाऊं ना, तो भी इसकी प्रोबेबिलिटी इससे छोटी नहीं हो सकती, या तो बराबर होगी या बड़ी होगी। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे अपन सैंपल्स पे श्रिंक कर देते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं उस इवेंट के होने के, एक तो जनरली वो इवेंट हो और एक कुछ केसेस कुछ शर्तें लगा के करें तो चांसेस बढ़ेंगे घटे होंगे, तो या तो बराबर रहेंगे कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ा इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे, और या फिर बढ़ जाएंगे, कम हो सकते हैं क्या इन एनी केस। तो ये तो वैसे भी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था, बात खत्म थी, वैसे भी ये सब कुछ ना भी करें तो भी। और अगर अभी करने लगे इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से करने लगे तो देखो एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 या 1 से छोटी होती है, बताओ? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 1 या 1 से छोटी होगी, मैथमेटिकली करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 1 या 1 से छोटी होगी, या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रेसिप्रोकल लो क्योंकि डिनोमिनेटर में बैठा है, कहां बैठा है डिनोमिनेटर, तो टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ही होगा, लेकिन रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट, अब ऊपर चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और 1 को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया तो कौन सा ऑप्शन सेट हो गया आपका, और ये क्या चीज है, ये तो ये चीज है ए ऑन बी है ऑप्शन नंबर से। कैसे भी देख लो, ऐसे भी देख लो कि जब अपन किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें और उसी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालें, ए ऑन बी मतलब ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ए मतलब केवल ए, है ना, जनरल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जनरल प्रोबेबिलिटी से छोटी नहीं हो सकती, या तो बड़ी होगी या इंडिपेंडेंट इवेंट है तो बराबर होगी। वो जो एग्जाम्पल था वो घर से करके आना है होमवर्क में, वो नोट कर लो। हाँ तो बढ़िया है, एग्जाम्पल करके जाओ, यही ना आए तो देख लेना, मैं कह रहा हूँ ये आएगा, ये वाला एग्जाम्पल करके जाना आएगा 20 में, घर जाके देखना, अभी यही सच झूठ बोलने वाली कहानी है जो अभी बोली थी अपन, है ना? ठीक है, और नहीं आए तो कल समझ लेना, है ना? कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करें रैंडम वेरिएबल, ठीक है? ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।